राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इस जगह पर उस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस लेडी डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर इतनी ताकत से की गई कि उसके गले की हड्डियां तक टूट गई थी। इस घटना के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तो तब सामने आता है जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घावों के निशान पाए गए। इससे यह प्रूफ हुआ कि यह केस सिर्फ मर्डर का नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वहाँ कोई और भी था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था? और अगर था तो आखिर वह कौन था? इन्हीं सवाल के जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को। डॉक्टर श्रुति एक जूनियर डॉक्टर थी जो कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती हैं और वह अपनी जांच कर रही होती हैं। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता तो हमेशा होती है। श्रुति की मदर उनसे पूछती हैं, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसकी रिप्लाई में श्रुति बोलती हैं कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और अब वह अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ खाना खाएंगी। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती हैं। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती हैं, जहां मिलकर ये लोग खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करते रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त श्रुति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती हैं, तो वह अपनी थकान को दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर तब भी वह इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां आकर इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों की पड़ी हुई है। उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े लोगों के लिए ये एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्राइवेसीज के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर
आसपास खड़े सारे लोग उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उनकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी श्रुति ने अपना दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती की है और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचा रही थी तो उसने उसका गला घोट दिया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर जाती है और छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक पैड। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते। बट बदकिस्मती से इस सेमिनार हॉल के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह 3 बजे से 8 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग उस टाइम पर वहाँ क्या कर रहे थे और क्या इन लोगों ने इस बीच यहाँ पर कुछ अजीब देखा था। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक कर रहे थे। जो कि ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हो तो अगली बार वह इससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है। यह ब्लूटूथ नेक पैड 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो होते हैं जो पुलिस के अंदर काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो वह पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल जाता है, जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों के किसी भी बात का जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अभी भी बहुत ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें भर भर के उन्हें पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलते हैं, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही उनके मर्डर का मेन कंप्लेंट है। इसके बाद पुलिस वाले संजय को और ही ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली डर कर उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया कि उसने ही श्रुति को मारा है और उसका रेप भी किया है। यह पता लगते ही पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं जहां उन्हें एक शूज मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने हुए थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शूज पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वो भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है। सारी रिपोर्ट्स और प्रूफ को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी ज्यादा नॉलेज थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं है। वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता है।
4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर श्रुति पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही होती है। श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगे। वह काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाते रहा, यह कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कोई ज्यादा आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगा कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट के अंदर उसने श्रुति का रेप और गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दिया था। इस रेप और हत्याकांड से हर किसी का दिल सहम गया था, स्पेशली श्रुति के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद और सैक्रिफाइसेस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था और श्रुति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और आरोपी संजय रॉय को कस्टडी में रखा गया है।